चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के योम तश्कील की 96वीं सालगिरह पर GHQ रावलपिंडी में तकरीब का इनेकाद हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमानी खुसूसी थे। तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज साहब, क्या तकरीब के हवाले से मजीद बताया ISPR ने? जी, ISPR ने बताया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सालगिरह है उस हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई GHQ रावलपिंडी के ऑडिटोरियम में। तकरीब में चीनी सफारत खाने की नाज़िमुल उमूर और दिफाई अताशी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर जो दोस्ती है वो हर इम्तहान में सुरखरू हुई है, चाहे वो दुनिया का लैंडस्केप तब्दील हुआ हो, उस मामले में भी पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ मुस्तहकम दोस्त की तरह खड़े रहे हैं और हर इम्तहान से गुजरे हैं। आर्मी चीफ का ये कहना था कि मजीद अगले वक्तों में पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मजीद वसअत इख्तियार करेंगे और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मजीद वसअत इख्तियार करेंगे। जी एजाज साहब, ये बताइएगा इस मौके पे चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे GHQ में? जी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से जो दिफाई अताशी हैं वो तकरीब में मौजूद है, जबकि चीन की नाज़िमुल उमूर जो है वो भी तकरीब में मौजूद थी और चीनी नाज़िमुल उमूर ने तकरीब बर्पा करने पर पाकिस्तान और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों आयरन ब्रदर हैं और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान और चीन तारीख में हमेशा हर इम्तहान से गुजरे हैं। जी अकबर बाजवा। अच्छा, ये एजाज साहब थोड़ा सा अनयूजुअल ये कि और तो किसी मुल्क की आर्मी के लिए इस तरह की तकरीब मुनक्किद नहीं होती GHQ में, अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए हो रही है, इट मीन्स कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो दैट इज गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल। जी, यकीनी तौर पर पिछले कुछ सालों में ये तकरीब का बर्पा करने का सिलसिला शुरू हुआ है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में ये पहली तकरीब है, क्योंकि ये पहली सालगिरह उनके दौर में आई है। लेकिन जनरल बाजवा के ज़माने में भी हमें याद है 2 तकरीबात इस किस्म की मुनक्किद हो चुकी हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है जब उनको वसअत देने का फैसला हुआ तो उसके बाद एक दूसरे की अफवाज को करीब लाने के लिए भी इस किस्म की तकरीबात की जरूरत थी। और अब ये भी फैसला किया गया है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और चीन की जो अफवाज हैं उनके दरमियान ताल्लुकात को इन्हीं खतूत पर मजीद वसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको मजीद वसअत दी जाएगी और दोनों अफवाज एक दूसरे का जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है या जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है या खित्ता इलाकाई अमन के लिए जो किरदार है उसमें एक दूसरे के जो तजुर्बात है उनसे फायदा उठाएंगे। जी, और ये भी बताया ISPR ने कि इसको रेसिप्रोकेट भी किया जाएगा। चाइना में भी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से तकरीबात हुआ करेंगी? जी, गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से चाहे चीन में एक तकरीब मुनक्किद हुई थी और अभी तक इस हवाले से ISPR ने कुछ बताया नहीं, लेकिन गुमान यही है कि रेसिप्रोकेट किया जाता है इस लेवल पर, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं और आर्मी चीफ ने आज वाज़ेह तौर पर यह कहा भी है कि PLA और पाकिस्तान आर्मी दोनों एक तरह से सगे भाइयों की तरह हैं और जब इस किस्म के ताल्लुकात पे वसअत इख्तियार करते हैं तो फिर इस किस्म की तकरीबात भी रेसिप्रोकेट की जाती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह किया एजाज साहब आपने। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट में पेश होने पर हंगामा आराई हुई। हुकूमत की इत्तेहादी और ओपोजिशन जमातों का एहतजाज किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया, जबकि अपनी ही पार्टी पर वो फट भी पड़े। बोले कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा, लगता है किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, यहां अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। जबकि सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले कि इत्तेहादी होने का यह मतलब नहीं कि बात भी नहीं कर सकते, इस तरह कानून साजी करनी है तो हम बाहर बैठ जाते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पेश होने पर सेनेट अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करती नजर आईं। सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल की कॉपियां फाड़ दी, अपनी ही पार्टी पर फट पड़े। बोले पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा, लगता है किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, यहाँ अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills.
सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि बात नहीं कर सकते, इस तरह कानून साजी करनी है तो हम बाहर बैठ जाते हैं। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चतराली का कहना था, असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है तो घोड़े पर बैठकर कानून साजी की जा रही है। अराकीन का कहना था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी एजेंडे में शामिल नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के बिल बगैर बहस के मंजूर कराए गए। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया गया। पैमरा तरमीमी बिल वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पेश किया। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023 कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया गया। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने का केस और समाअत लार्जर बेंच ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं। तमाम जजेस की निजी मसरूफियात भी हैं जो इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। 2 मौक़ों पर पहले दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि हम अल्लाह को जवाबदेह हैं, इसलिए अपना काम जारी रखे हुए हैं। किसी को पसंद आए या नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कानून से हटकर कायम कोर्ट अदालत तसव्वुर नहीं होगी। मुहर्रम अली केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी के बगैर अदालत नहीं कायम हो सकती। अदालत उज़्मा में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मामले पर अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा 6 रुकनी बेंच ही केस की समाअत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कुछ जजेस दस्तयाब नहीं, मजीद कुछ जजेस छुट्टियों पर जाने के मुंतजिर हैं। सितंबर से पहले फुल कोर्ट मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। अदालत आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करती रहेगी, कोई पसंद करे या ना करे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लतीफ खोसा ने गिरफ्तार मुलजिमान से नारवा सलूक की शिकायत की। मैंने खुद चेक किया, किसी मुलजिम के साथ नारवा सलूक नहीं हुआ। मुलजिमों को सेहत समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। किसी से नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। मुलजिमान को मर्जी का वकील, सहूलियात की फराहमी, अहले खाना से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में तहरीर किया कि मुलजिम के वकला गवाहान के केस से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे। कल फ्रीकैन हतमी दलाइल के लिए पेश हों। अगर किसी ने हतमी दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दूंगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याजा आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जो रिलीफ आपने मांगा हमने दिया, मजीद क्या चाहते हैं, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कि कल हाई कोर्ट ही ट्रायल रोकने का हुक्म दे दे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने 4 प्राइवेट गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि 4 गवाहों की फहरिस्त दे रहे हैं। गवाहों को पेश करने के हवाले से 2 दिन का वक्त दिया जाए, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आधे घंटे का वक्त भी नहीं देंगे। अदालत के साथ खेलना बंद करें। अदालत ने कहा था कि आज प्राइवेट गवाहों को पेश करें, वरना आपका राइट खत्म हो जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बताया जाए कि जो प्राइवेट गवाहान हैं वो किस तरह से इस केस से मुतल्लिका हैं। केस मुलजिम के फाइल करदा असासों के हवाले से है। 3 गवाह मुलजिम के टैक्स कंसल्टेंट हैं। केस इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट से मुतल्लिक नहीं है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर खान ने डिफेंस के गवाहान की फहरिस्त फराहम की, मगर अदालत के सामने पेश नहीं किया। अदालत ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ इल्जाम असासे छुपाने का है और झूठा बयान हल्फी देने का है। डिफेंस काउंसिल ने तस्लीम किया कि 4 गवाहान टैक्स कंसल्टेंट हैं। मुलजिम के वकला गवाहान के केस से मुतल्लिका होने को अदालत में साबित नहीं कर सके। गवाहान को अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने 3 अगस्त को 11 बजे तोशाखाना केस में फ्रीकैन से हतमी दलाइल तलब करते हुए कहा कि कल अगर फ्रीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त को तलब किया गया है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताएगा डिटेल्स।
جی، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو 4 اگست کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی اے انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہو سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کو متوقع تھے اور الیکشن کمیشن نے آپ کو بار بار یاد دہانیوں کے نوٹس بھی جاری کیے۔ جون 2022 کو آخری نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اب اس میں مزید جو ہے وہ توسیع نہیں ہوگی۔ آپ کی پارٹی نے ترمیم شدہ آئین کی جو کاپی جمع کروائی ہے وہ بھی ناکافی ہے، اس لیے چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے اور ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ ملک کے خلاف سازش کرنے والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ سازش کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور سی پیک کو روکا گیا۔ پاکستان کی ترقی کو روکنے کی سزا عوام نے بھگتی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پاکستان کا ووٹر جانتا ہے کہ نواز شریف ملک کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ مزید کہا کہ نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کو پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ وفاداری کی سزا ملی۔ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا تھا، عمران پروجیکٹ کو مسلط کرنا تھا اور ملک کی معاشی تباہی، بے روزگاری اور ملک کو غربت اور مہنگائی کے طوفان میں ڈالنا تھا، جو کہ 2018 کے بعد پاکستان کی عوام نے خمیازہ بھگتا۔ اصل میں پاکستان کی عوام کی ترقی کو روکنا تھا اور ان کو سزا دینی تھی، جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی، جنہوں نے ان قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن کندھا ملا کر کھڑے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے، پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو مشکل نکال سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیس بک پوسٹ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئیں۔ ایف آئی اے نے تکنیکی تجزیاتی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ ادریس عباسی بتائے گا رپورٹ میں مزید کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، جو فیس بک پوسٹ کا معاملہ تھا وہ چیئرمین جو فیس بک پوسٹ تھی جج ہمایوں دلاور سے متعلق وہ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے ایف آئی اے نے جو تکنیکی تجزیاتی رپورٹ تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے اور ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق فیس بک پر ہر پروفائل پیج اور پوسٹ کو خود بخود ایک یو آر ایل جو ہے وہ دیتا ہے۔ فیس بک پوسٹوں کی شناخت یو آر ایل کے بغیر اسکرین شاٹ سے ممکن نہیں۔ جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹ سے کی گئی تمام پوسٹوں کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ایف آئی اے نے رپورٹ میں اپنے یہ لکھا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورہ 3 پوسٹوں میں سے ایک بھی موجودہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہمایوں دلاور کے نام سے اکاؤنٹ کا باقاعدہ یو آر ایل نمبر جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمایوں دلاور کا اکاؤنٹ 2014 میں بنا جس پر ذاتی پوسٹیں موجود ہیں۔ ایف آئی اے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 اسکرین شاٹس جو ہے وہ بھجوائے گئے تھے، جس کی رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مبینہ اسکرین شاٹ میں سے 2 21 جولائی 2014 جبکہ 1 یکم مارچ 2014 کا تھا، لیکن وہ ایک بھی جو ہے جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے پوسٹ نہیں کیا گیا، جس حوالے سے جو وہ عدالت میں جو ایف آئی اے نے ہے وہ تکنیکی تجزیاتی رپورٹ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی۔ جج صاحب تو خود یہ کہہ چکے کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے۔ جی بالکل، جج ہمایوں دلاور نے یہ عدالت میں ہی کہا تھا کہ اکاؤنٹ میرا ہے، لیکن پوسٹ جو ہے وہ میری نہیں ہے، جس پر انہوں نے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں انکوائری کرے اور انہوں نے ایف آئی اے کو خود بھی ایک لیٹر لکھا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیج کے رپورٹ طلب کی تھی اور ایف آئی اے نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جج ہمایوں دلاور کا ہے اور ان کی ذاتی کچھ پوسٹ جو ہیں وہ وہاں پر اس اکاؤنٹ میں موجود ہیں، لیکن یہ جو 3 پوسٹیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو انکوائری کے لیے۔ شکریہ ادریس، تفصیل بتائیے۔ دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، دہشت گردوں کو کیوں واپس لایا گیا، کیوں جیلوں سے رہا کرایا گیا، دہشت گردوں کو واپس لانے والے قوم سے معافی مانگے، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا۔ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے، بولے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے آنے والی نسلوں کو بچایا، ضرب عضب کے لیے فنڈز فراہم کیے، پاکستان کا تشخص بہتر کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ دوبارہ پوری طرح سر اٹھا چکے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دوبارہ پاکستان میں یہ دہشت گردی نے کیوں سر اٹھایا، اور بجٹ میں obviously کسی کو یہ اس وقت خیال نہیں تھا کہ اس کے خلاف فوری آپریشن شروع ہوگا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی اور اس پہ ڈسکشن ہوئی، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، کہ اس میں ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں
اپنی کریکشن کے لیے ہمیں ایک راستہ اپنانا چاہیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ڈیٹیل بریفنگ آپ یہاں ارینج کر لیں ان کیمرہ, ان کو کہیں کہ آ کے اس ہاؤس میں پوری طرح ایکسپلین کریں فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ لیٹس چاک آؤٹ کہ آگے کیا ہونا چاہیے اس ملک کے لیے. پاکستان کی سمندری سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاک ترکیہ دوستی اور دفاع کا نیا سنگ میل. جدید جنگی آلات سے لیس ملزم جنگی بحری جہاز PNS طارق کو مکمل کر کے سمندر میں اتار دیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان کی بحری حدود کی حفاظت نیوی کے غازیوں کے ناقابل یقین کارنامے تاریخ کا روشن باب ہیں. پاک بحریہ کے لیے ملزم کلاس کی چوتھی اور آخری فریگیٹ جنگی جہاز PNS طارق پاک ترکیہ درینا دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لانچنگ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے نائب صدر مہمان خصوصی تھے. یہ جہاز سطح آب سے اہداف کا پتہ لگا کر میزائلوں اور گنوں سے حملہ کرتا ہے. جہاز میں جدید ترین سینسر، جارحانہ اور دفاعی ہتھیار نصب ہیں. ہیلی کاپٹر، کیم کاپٹر اور جدید اسلحے سے لیس جنگی بحری جہاز آپریشنز کی صلاحیت رکھتا ہے. Pakistan and Turkey pursue close collaboration across various fields, particularly in the sphere of defense production. In this regard, ongoing collaboration in the field of warship construction is a reflection of our shared vision of progress, technological advancement, and a commitment to strengthen maritime defense of Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک ترک انجینئرز اور افسروں کو مبارکباد پیش کی. اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ تصویراتی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھائیں. It is a great destination to convert this into a huge business center, not only in this area but around the globe, in that we can again join hands. Because CPEC, China-Pakistan economic corridor, is a roaring success. تقریب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو، نیول چیف ایڈمرل امجد علی خان نیازی، ترک نائب وزیر دفاع جمال سمی، گورنر ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، غیر ملکی مندوبین اور سیاسی و عسکری حکام بھی شریک ہوئے. بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس ملتوی ہونے کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں. اجلاس سیکرٹری داخلہ کی غیر حاضری کے باعث ملتوی کیا گیا. الیکشن کمیشن کا سیکرٹری داخلہ کی غیر حاضری کا نوٹس. سیکرٹری داخلہ کی عدم شرکت پر الیکشن کمیشن نے اظہار ناراضی کیا. 4 روز میں وضاحت طلب کی. عاطف بٹ سے تفصیل جانتے ہیں، کیوں پیش نہیں ہو سکے سیکرٹری داخلہ عاطف؟ جی، اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ آج سیکرٹری داخلہ کی عدم شرکت کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری داخلہ کی غیر حاضری کا سخت نوٹس لیا گیا اور ان سے 4 روز میں وضاحت طلب کر لی ہے کہ وہ جب اجلاس بلایا گیا تھا تو وہ کیوں جو ہے وہ اس اجلاس میں پیش نہیں ہوئے. سیکرٹری داخلہ کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھجوایا گیا اور حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ بیرون ملک ہیں، وہ اس لیے نہیں آ سکے، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر وہ بیرون ملک تھے تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو پیش کی اطلاع جو ہے وہ کیوں نہیں دی گئی اور انہیں اپنی عدم شرکت کے بارے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ اب عین اجلاس کے موقع پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اجلاس میں نہیں آ سکے کیونکہ وہ بیرون ملک ہیں. تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے 4 روز میں وضاحت طلب کر لی گئی ہے سیکرٹری داخلہ سے اور یہ کہا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ 4 روز میں اپنا تحریری جواب جمع کرائیں. بصورت دیگر جواب جمع نہ کرانے پر سول سروسز رولز 2020 کے تحت ان کے خلاف محکمانہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ عاطف، تفصیل بتائیے. یوب کینٹ میں دہشت گردی میں ملوث افغان دہشت گردوں کی تصدیق اور 12 جولائی 2023 کو یوب کینٹ پر حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر ہو گئی ہے. دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے. تفصیل اس پر ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے جانتے ہیں. اعجاز صاحب، افغان شہری ہیں، تصدیق ہو گئی ہے، کس گروپ سے تعلق ہے؟ جی، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ 12 جولائی کو ابھی چند روز پہلے یوب کنٹونمنٹ پر جو حملہ ہوا تھا اور 6 دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. 6 کے 6 دہشت گرد مارے گئے تھے، لیکن ان میں سے 3 دہشت گردوں کی شناخت، ایک کی شناخت تو فوری طور پر ہو گئی تھی لیکن باقی 2 کی شناخت کا عمل جاری تھا جو اب تصدیق ان کی ہو گئی ہے اور یہ تینوں افغان نیشنل نکلے ہیں. ان کا تعلق جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ تحریک طالبان افغانستان سے ہے، قندھاری گروپ سے ان کا تعلق ہے اور
ये तमाम के तमाम अफगान नेशनल हैं जिनको जो मौजूद थे उस हमले में और जिन्होंने पाकिस्तानी कैंटोनमेंट पर हमला किया। अफगानिस्तान को इसके हवाले से पहले भी इतला दी गई थी और अफगानिस्तान को जो पहले दहशतगर्द की शनाख्त हुई थी उसके बारे में भी कहा गया था कि उसकी लाश वसूल करने, बाकी तीनों लाशें मैंने महफूज कर ली गई थी। लेकिन अब दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर अफगान सफारत खाना जो है इस्लामाबाद में उसके साथ एहतजाज रिकॉर्ड कराकर ये हिदायत कर दी गई है कि तीनों अफगान शहरियों की लाशें फौरी तौर पर वसूल कर ली जाएं। पाकिस्तान की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का भी इज़हार किया गया है और अफगानिस्तान को ये बावर कराया गया है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हमले हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जी आपने बताया कि ये कंधार ग्रुप है एजाज साहब जिन्होंने हमला किया। ये जी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ये कंधार से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और कंधार के लोग हैं उनके हवाले से ये बताया जाता है कि टीटीपी के अंदर वो ज्यादा तशद्दुद पसंद है और माफ कीजिएगा टीटीए के अंदर वो ज्यादा तशद्दुद पसंद है और टीटीपी की भी जो हिमायत कर रहे हैं उनका ताल्लुक भी ज्यादातर उन लोगों से है जिनका ताल्लुक कंधार से है। इसलिए मैंने कंधार कोई बाज़ाब्ता ग्रुप नहीं है लेकिन कंधार से इनका ताल्लुक है, तो ये उन लोगों में से है जो टीटीपी से की हिमायत भी कर रहे हैं और अफगानिस्तान में टीटीपी को सेफ हेवन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इन लोगों का ताल्लुक ज्यादातर कंधार से है। अच्छा, नहीं उसके अंदर ये कहा जाता है ना कि टीटीए के अंदर भी एक कंधारी ग्रुप है जो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड स्कूल और ज्यादा पुरतशद्दुद जिसको आप कह सकते हैं वो मौजूद था। तो इसका मतलब तो ये है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो एहतजाज रिकॉर्ड कराता रहा कि टीटीपी को वहां पे सेफ हेवन मयसर है, तो यहां पर तो मामला थोड़ा सा आगे जा रहा है। फिर उसके मतलब कि अफगान तालिबान की तरफ भी अब कुछ इशारे मिल रहे हैं। जी यकीनी तौर पर इस वक्त जो हुकूमत है उसमें भी ज्यादातर कंधारी हैं, मसलन मौलाना हिब्तुल्ला अमीर है, लेकिन जो मुल्ला हसन अखवंद है जो दूसरे वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम, उन तमाम का ताल्लुक कंधार से है और उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान को ये यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मुल्ला मुत्तकी और खुद मौलाना मुल्ला हसन अखवंद उन्होंने अभी जो पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म आसिफ दुरानी ने 3 रोज़ा दौरा किया था अफगानिस्तान का, काबुल में उनको ये यकीन दहानी कराई थी, लेकिन उन्हें उस वक्त भी बावर कराया गया था कि कंधार में जो लोग मारे गए हैं उनमें से 1 की शनाख्त हो चुकी है, 2 की शनाख्त हो रही है, लेकिन वो अफगान नेशनल है। आज फिर इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है दफ्तर खारजा की जानिब से कि जो 3 दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान की तहरीक तालिबान से और उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर कंधार से। इसलिए कहा जा सकता है कि तहरीक तालिबान का जो कंधारी ग्रुप है उसमें जो एक ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है, जो उसमें तशद्दुद पसंद एलिमेंट है और इंतहाई पुराने ख्यालात का हामी, और वो इस हवाले से किसी भी चीज को मानने पर तैयार नहीं है, उस ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ज्यादातर लोग ऐसे कंधार में पाए जा रहे हैं जो शिद्दत पसंद भी ज्यादा है और पाकिस्तान पर अभी अगर आपने देखा हो पिछले दिनों को मॉनिटर किया और नाज़रीन भी मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, आप जरा साथ रहिएगा। डिफेंस एनालिस्ट अहमद सईद मिनहाज साहब हमारे साथ हैं। ये बड़ी डिस्टर्बिंग खबर आई है अहमद साहब के जो अटैक जो था उसमें कम से कम 3 अटैकर्स जो थे दे बिलोंग टू अफगानिस्तान, एक्चुअली अफगान नेशनल्स हैं और कंधारी ग्रुप से उनका ताल्लुक हो सकता है विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, मतलब अफगान तालिब वो हो सकते हैं। हमारा तो एहतजाज टीटीपी तक रहता था, ये थोड़ी सी बातचीत आगे चली गई है, तो क्या आपका ख्याल है कि अब सिर्फ मुजम्मतों तक रहना चाहिए पाकिस्तान को या थोड़ा और अब स्ट्रिंजेंट हार्ड स्टैंस लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अफगान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो अपने नेबर के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि दोहा का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये एग्री किया गया था। जब अमेरिकन से इसको फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया था तो अमेरिकन के साथ इन्होंने प्रॉमिस किया था तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वालों ने कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ज़ोब के अंदर जो एक ज़ाहिर उसमें किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, बट एक अननोन जहादी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जहाद पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक अननोन तंजीम का नाम लेकर कवर लिया गया था,
जो बेसिकली मेरे ख्याल में वाज़ेह हो चुका है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने अपनी हजीमत या अपने कहे हुए वादे पे जब उन्होंने देखा कि पूरा नहीं उतरे हैं तो उन्होंने एक इस तरह की गैर जिम्मेदार किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दी थी। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कंदहार से ताल्लुक रखने वाले अफगान मुजाहिदीन थे या शहरी थे उनके, तो अब पाकिस्तान के जो एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है जिन्होंने उस वक्त भी कोई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं दी थी और दुरानी साहब को भेजा था कि वो जाके अफगानिस्तान के तालिबान जो इस वक्त कंट्रोल में है उनको अपनी शिकायत जो है उसके साथ दर्ज करवाएं, और उस सिलसिले में उन्होंने बड़ा ठोस स्टांस लिया था पहले भी और दुरानी साहब ने भी कि अगर इस तरह की चीज वाज़ेह हुई तो शायद हम इसके पीछे जो है हॉट परसूट ऑपरेशन करेंगे ताकि पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर किया जा सके। तो अभी आपका जो सवाल है कि क्या सिर्फ मजम्मती बयान तक रहेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक और जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है ये उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि क्या अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं गवर्नमेंट में इस वक्त बुरी उनको एक और मौका देना है या कि आप उसके खिलाफ कोई हॉट परसूट ऑपरेशन प्लान करेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में अंदरूनी इस कदर स्टेबल नहीं है तो शायद ये इसको वे किया जाएगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुताबिक, लेकिन मिलिट्री की क़यादत जो है वो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल क़यादत के ऑर्डर्स का वेट करेगी और उनको हुक्म मिलने के ऊपर हॉट परसूट का जिसके के वो बिल्कुल सलाहियत रखते हैं और उनको ठिकानों का भी इल्म है कि कहाँ पे इन्होंने पनाहें ले रखी हैं, तो मेरे ख्याल में ऑर्डर मिलने के ऊपर मिलिट्री के एलिमेंट्स अपना ऑपरेशन करेंगे जिसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लानिंग अहमद साहब उसके अलावा मिलिट्री ऑप्शंस के अलावा नॉन मिलिट्री लीवर्स भी तो हैं पाकिस्तान के पास, उनको भी यूज किया जा सकता है और बड़ा इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान फिर हक महफूज रखता है कि वो तमाम तरह से कार्रवाई कर सकता है और तमाम रिसोर्सेज यूज कर सकता है ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे। बिल्कुल, आप जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार मुमलिकत है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड भी है और न्यूक्लियर वेपन भी उसके पास है, तो पहले भी उसने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दी थी और कुछ सख्ती से इसका रिबटल किया था कि जो जिस तरह की कार्रवाइयां अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि चूंकि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और इंडिया की तरह कोई हाइपर हो के हम हॉट परसूट की तरफ इमीडिएटली नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा मिलिट्री जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की गो अहेड का वेट करेगी और जो ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो एंगेजमेंट पे बिलीव करती है जो कि होना भी चाहिए रैशनली। तो मेरे ख्याल में इसमें जो आपके यूरोपियन यूनियन की जो फोरम है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का फोरम है, जिसमें आपके रशियन है, इसी तरह आपके जो OIC है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे और जितने जहाँ जहाँ हमारे फॉरेन मिशंस हैं वहाँ पे वो अपने जो है उसके खदशात का इजहार करें और एक बिल्डअप करके एक इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करें अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर जो कि अभी भी अवेट कर रहे हैं अपनी रिकग्निशन के लिए। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट जो है उसकी अशद जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल में पहले भी एक जारी है लेकिन उसमें मजीद शिद्दत लाने की जरूरी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें फेलियर हुआ और अफगानिस्तान तालिबान अपनी हटदर्मी पे कायम रहे तो फिर पाकिस्तान की अफवाज जो है भरपूर इस चीज की सलाहियत रखती हैं बेशुमार इसकी एयरफोर्स कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सेल्फ डिफेंस के जुमरे में, जैसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा था और डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम हक महफूज रखते हैं, लेकिन वॉर करने से या इस तरह के ऑपरेशन करने से पहले तमाम जितने आपके सफारती ज़राए हैं और बातचीत और एंगेजमेंट के जरिए तमाम ज़राए को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उनको एग्जॉस्ट करना चाहिए और जब कोई ऑप्शन बाकी न रहे तो फिर ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑप्शन जो है वो सबसे आखिरी ऑप्शन रह जाती है। अच्छा, जब पहले भी उनके साथ ये इशू रेज किया गया, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जी हमारी सॉइल तो यूज़ नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के लिए। एक बयान बीच में ये भी आया कि आपका अपना मामला है, आप खुद ही इसके साथ निमट लें, TTP वाला सब जो सूरत हाल है। अब यहाँ पे सबूत आ गए हैं, अब ये जब वहाँ पे पेश किए जाएंगे तो मोर इफेक्टिवली इसको कम्युनिकेट करने के लिए ऑन अ डिप्लोमेटिक लेवल, अहमद साहब आपका ख्याल नहीं है कि वजीर खारजा को खुद वहाँ पे मौजूद होना चाहिए? वो अभी तक वहाँ पे नहीं गए कभी। देखिए, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं कि आप ऐसे वजीर खारजा की ज़ाहिर है कि अपनी हैसियत है लेकिन वो भी यंगस्टर्स हैं, उनकी शायद उस तरह से तजुर्बा ज़ाहिर है उनकी अपॉइंटमेंट की वजह से तो उनका वजन ज़रूर है, लेकिन आप ऐसे लोगों को सफारती महाजों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी रिप्यूट जो है उस मुल्क में उनका सूख खातरख्वाह हो। इस सिलसिले में दुरानी साहब जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन थे कि जिनकी तालिबान के साथ एक पर्सनल लेवल के ऊपर भी जब वो अफगानिस्तान में सफीर थे तो एक उनकी रैपो डेवलप हुई थी, उनके साथ वो एंगेज रहे थे और उनकी वहाँ पे खासी इज्जत भी है, तो इसलिए उस प्रॉन्ग को इस्तेमाल किया गया और दुरानी साहब के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि पाकिस्तान की सलामती पे जब चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसमें जो है उनको ठोस इकदाम लेने की जरूरत है। लेकिन आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है कि इसमें
वजीर खारजा को भी वहाँ पे एक विजिट करना चाहिए। लेकिन दुरानी साहब का चूंकि एक पॉलिटिकली और एक डिप्लोमेटिकली एक ठोस किस्म का करियर है और वो एक मंझे हुए सफारतकार भी हैं, तो शायद उनके प्रॉन्ग को इसलिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाते हैं अपनी गवर्नमेंट खत्म होने से पहले, तो मेरे ख्याल में हमारी जो डायलॉग चल रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान के साथ, पूरी गवर्नमेंट के साथ, उसमें मजीद वजन पैदा होगा। तो ये तमाम चीजें पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं कि वो किस प्रॉन्ग को और किस शख्सियत को अपने जो वो हैं जो कंसर्न्स हैं किस तरह से उनको यूज रेज करते करने के लिए हैं। इस्तेमाल करें। एजाज साहब आप साथ मौजूद हैं सर? जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा, आप एजाज साहब चूंकि आप पीपल्स पार्टी कवर भी करते हैं और ओवरऑल आप ISPR के मामला भी देखते हैं, ये वजीर खारजा क्यों अभी तक आज तक नहीं गए? और ये बड़ा सीरियस मैटर है। हमारे यहाँ से तो बड़े हाई पावर डेलीगेशंस जा चुके हैं, लेकिन वजीर खारजा या वजीर खारजा बराए ममलकत अफगानिस्तान क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अफगानिस्तान का अपना एक ताल्लुक है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्टिम है अफगानिस्तान की जो जंग है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से मारा गया उसमें TTP भी मुलव्वस है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसको हिमायत, खुलेआम हिमायत हासिल थी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की भी। इस तनाजुर में जब ये ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर एक खास नुक्ता नजर है। और उसी में आपको भी अकबर याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हिना रब्बानी खर साहिबा को भेजा गया था एक बड़े डेलीगेशन के साथ, लेकिन उस पर जिस तरह के तबसे अफगानिस्तान की जानिब से किए गए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ डिस्टर्बिंग है। और अभी ये इन दिनों में ये मामला तय पा रहे थे कि वजीर खारजा पाकिस्तान का जो दौरा है अफगानिस्तान का, उसकी एक दूसरी बड़ी अहमियत भी है। उसकी दूसरी बड़ी अहमियत यह है कि अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा काबुल चला जाता है तो इसका मतलब है कि आप उस रजीम को जो अभी तक इलेक्टेड रजीम नहीं और अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम नहीं किया, उसको आप तस्लीम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, इसीलिए SAPM को भेजा गया था। SAPM चूंकि खुद एक ऐसे कबीले से भी ताल्लुक रखते हैं जो आधा अफगानिस्तान में, आधा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की सरहद की उस जानिब भी है और सरहद की इस जानिब भी है, और उन्होंने बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया था। उन्हें ये बावर कराया था कि अफगान नेशनल इसमें कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा गुज़िश्ता एक दो रोज पहले भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी एक इसी हवाले से बयान आया था। फिर गुज़िश्ता रोज ही मेरे सवाल के जवाब में वजीर खारजा ने ये बताया था कि अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ हमें यकीन तो दिलाया गया अफगानिस्तान की जानिब से कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, लेकिन उनका ये कहना था कि मुसलसल इस्तेमाल हो रही है और ये नीयत का मामला भी हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद करने को भी तैयार है। और फिर उन्होंने मजीद आगे जाकर ये भी कहा था, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था उसी के फॉलोअप में, कि पाकिस्तान के पास ये एक ऑप्शन तो मौजूद है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों के खिलाफ, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। और फिर डिप्लोमेटिक मामलात में जो चीजें जिस लेवल पर रखनी होती हैं उसी लेवल पर ज्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचाई जाती हैं। पाकिस्तान की ही ये कोशिशें थी कि आपको भी याद होगा कि 15 से 20 रोज पहले एक ऑर्डर जारी किया है जिसको फतवा कहते हैं, दावा कहते हैं अफगान जबान में। मुल्ला हिब्तुल्लाह ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वालों का अफगानिस्तान से या तहरीक तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ये हमले बंद किए जाएं। ये डिग्री उन्होंने जारी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक तालिबान के जो एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान के और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उन्होंने अब तक अपने अमीर का ये जो अहकामात हैं उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार किया। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं और एक मसला जो अभी हाल ही में डिस्कस भी हुआ, एक मसला अफगानिस्तान और अब फिर नुक्ता बुनियादी तौर पर आप ये फरमा रहे हैं कि अब सूरत हाल वहां पे आ गई है, जो पहले से हरबे हम आजमा रहे थे ये रोकने के लिए, जो टैक्टिक्स थे वो अब थोड़े से या सख्त करने पड़ेंगे या तब्दील करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एजाज अहमद साहब।